चलिए ये अपडेट शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। तो ये अपडेट है जो वर्क परमिट इन्होंने शुरू किए हैं नए स्टडी परमिट से रिलेटेड। आई मीन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो उसके ऊपर अभी कौन सी स्टडी आप करने आओगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा और कौन सी स्टडी करने से नहीं मिलेगा, तो उसकी जो अपडेट आई है आईआरसीसी के द्वारा। तो इनकी वेबसाइट में भी आप चेक कर सकते हो। मुझे स्क्रीन शेयर कैसे करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहा हूँ, तो लेट्स सी। चलिए ये जून 25 की है दोस्तों न्यूज़ जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो नई लिस्ट इन्होंने निकाली है ना, जिसके तहत 119 फील्ड 119 fields of study in key sectors like healthcare and social services, education and trades were added। 129 इन्होंने ऐड किए हैं, लेकिन 178 fields of study no longer linked to occupations in long term labor shortage were removed। 178 रिमूव भी किए, 119 ऐड किए, 178 रिमूव किए, यानी कि लगभग 60 जो है कैटेगरीज वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो इसलिए ये है खासकर उसके लिए जो आप डिप्लोमा या नॉन डिग्री प्रोग्राम करने आते हो उसके लिए ये। तो इसलिए ये ध्यान रखें, खासकर जो +2 के बच्चे भारत से घरों से निकल आते हैं तो उसके लिए, या इवन जो ग्रेजुएशन करके आते हैं वो सोचते हैं चलो डिप्लोमा कर लेंगे तो उस हिसाब से हमें वही जो होता ही है एक सिस्टम कि जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, 1 साल की पढ़ाई करेंगे, 1.5 साल 2 साल का वर्क परमिट लेंगे, उसके बाद फिर पीआर ले लेंगे। तो यूजुअली अपनी ये क्वालिफिकेशन को एक क्या कहते हैं कि उसको उस क्वालिफिकेशन के अंदर आप एक डिफरेंट स्किल सेट ऐड करने के लिए ज़रूर एजुकेशन के लिए आए, अगर आप आना चाहते हैं। बाकी तो एवरी डे मैं आपको यहाँ के हाल समाचार बताता ही रहता हूँ कि किस तरह का यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। और ठीक है, जो इनके अपने सिस्टम है, ठीक है, जो भी हैं बढ़िया है। और लेकिन ये है कि हमें सोच समझ के यहाँ पे आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, जो तो सोचते हैं कि अब सारा कुछ, मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बंदा रोटी नहीं खाता है या यहाँ पे बंदा खुशी खुशी नहीं रह सकता, लेकिन जो हमारा भारतीयों का एक सामाजिक ताना बाना है वो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। और ये इसके पीछे भी कारण क्या है वो भी हम डिस्कस करते रहते हैं। मैं जो एवरी डे नॉर्मल ब्लॉगिंग करता हूँ, ब्लॉग लगा लो या अवेयरनेस प्रोग्राम ही चलते हैं मेरे, समझ लो। तो उस हिसाब से मैं बताता रहता हूँ ये सब कि ताकि दुनिया अवेयर हो। एक जब हम टूरिस्ट के व्यू पॉइंट से हम देखते हैं, एक टूरिस्ट बनकर आते हैं, अभी इतना सुंदर सुंदर जाते हैं ना। मुझे याद है चंडीगढ़ जाते थे कोई पेपर देने या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने, तो सारे कहते थे यार 17 की मार्केट जरूर जाना, 17 की मार्केट घूमने जाएंगे, या ऐसे जो आपस में बात करते थे। तो वो मतलब क्या था, भी एक सुंदर सी मार्केट बनी हुई है जैसे हम लोगों के बाकी नॉर्मल शहरों के बनी होती है मार्केट। उसमें तो आपको पता ही है, या तो सीधी लाइन होगी सड़क के ऊपर दुकानों की, और वहाँ पे वो थोड़ा सा डिफरेंट
मार्केट है, स्ट्रक्चर्ड, प्रॉपर, मतलब एक जैसे बोलता है ना, यहाँ पे जैसे मैं बोलता रहता हूँ पोलो पार्क मॉल, तो उस तरह का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि एरिया बना हुआ है मार्केट वाला, उसके अंदर सारे शोरूम और ये सब कुछ है। तो वो अच्छा लगता था देखना। तो देखा, घूमा, चले गए। अब हम कहें जी जाके वहीं पे 17 की मार्केट में ही कोई दुकान ले लो और वहीं पे बैठ जाओ, बस हो गया। ठीक है, जिसने सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से जाना है, वो ले वहाँ पे कारोबार करे, अपना बिजनेस करे, वही चीज़ यहाँ पे है। अब उसके तो ठीक है, अभी तुम चंडीगढ़ के अंदर ही अपने सिस्टम के अंदर रह के ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम सारे डिफरेंट है। और हमारे जो सामाजिक सिस्टम है, जो सामाजिक ताना बाना है यहाँ का, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो यहाँ की सरकारें उन्होंने इस तरह से बनाई हुई है कि ताकि वो हम जैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। मतलब उसके अंदर ऑथेंटिसिटी कम है, दिखावा ज़्यादा है, ये फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मेरी चलती हैं, और उसको आप अ, देखते रहें। और अवेयर होते रहें। इसके अलावा जो मेरा एक मोटिव और होता है, वो होता है अ, कि हम यूजुअली सनातन के बारे में खासकर, क्योंकि हमारा ना सिस्टम भारत के अंदर ऐसा बना दिया गया, क्योंकि मेरी तो पूरी लाइफ ही भारत में गुजरी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं पिछले 6-7 साल से हूँ। तो मुझे वहाँ का, मतलब पूरा सारा सिस्टम पता है, कैसे कैसे हम लोगों के साथ वहाँ पे क्या क्या हम किस तरह से जीते रहे हैं, कैसे ये ज़िंदगी का जो आधा पड़ाव है, ज़िंदगी की जर्नी का, वो मैंने किस तरह से पूरा किया है। तो वो सारा कुछ वहाँ पे मुझे, मतलब हर चीज़ पता है। ये नहीं है कि भी किसी चीज़ से मैं अनभिज्ञ हूँ। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या, किसी को भी अपने धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, मतलब कि सिर्फ इतना पता कि यार हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और अगर कोई फंक्शन होता है, कोई शुभ कार्य होता है, तो उसके लिए हम हवन हुवन करा लेते हैं बस। हवन करा लेते हैं, या कोई अ, वो कर देते हैं। आजकल कथाएं चलने लग गई, ठीक है, वो आउटडोर में कथावाचक आते हैं, वो महाभारत, रामायण, ये सारी कथाएं सुनाते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमें जो एक होता है ना कि धर्म का एक, और ये एक चीज ये और भी हमने देखनी है कि हमारा धर्म है, हमारा रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब होता है इंसान का धर्म। क्या है इंसान का धर्म? अपने प्रति, और धर्म का मतलब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, प्राणी जगत के प्रति, जगत के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति। जगत में पृथ्वी भी, पानी भी, हवा भी, ये सब आ जाता है। उसके प्रति हमारा क्या दायित्व है, क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। राइट्स की बात नहीं है यहाँ पे। धर्म का मतलब राइट्स नहीं है, धर्म का मतलब दायित्व है। उस चीज की जो जानकारी है, वो हमको किसी को भी नहीं है। हम, मतलब नॉर्मली सारा एक ही वो उसमें कर देते हैं इसको,
कि भाई ठीक है, ये भी बाकी भी धर्म है, हम भी धर्म है। तो रिलीजन जो है ये बनाए गए हैं, ये जो क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म के बाद जो स्ट्रक्चर्ड, मतलब कि इन्होंने इस चीज को टारगेट करके कि भाई इंसान को एक शक्ति में बिलीव करना होता है, जहाँ पे अपने अपने बस की बात नहीं है कोई, है ना। तो उसमें क्या करता है इंसान, इंसान यही देखता है कि यार जिसने ये दुनिया बनाई है वो हमारी रक्षा करे या वो हमारी हेल्प करे। तो उस तरह की जब चीज देखता है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये फिर रिलीजन बन गए। फिर उसी अ, सोच को आगे बढ़ाते हुए और उस पे मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही उन्होंने फिर उस हिसाब से खड़ा कर दिया रिलीजन का। लेकिन ये जो हमारा है ये धर्म है, ये रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब हमारा अपने प्रति, समाज के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति, पूरे जगत के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये दर्शाता है। और जहाँ पे सवाल है ईश्वर का आ जाता है, गॉड। तो हमारा जो गॉड का कंसेप्ट है, अब हम लोग जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं, पृथ्वी, वायु, जल, मैंने बताया ना कि हमारा जो दायित्व है वो अपने प्रति, समाज के प्रति और जगत के प्रति, सबके प्रति है, प्राणी मात्र के प्रति। इसलिए धर्म के अंदर इसको जो हमारे जीवन को, इस पृथ्वी को, हम कह रहे हैं ना, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने तारों को बनाया, सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, वो कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। कोई आम आदमी तो है नहीं कि उसने बना दिया। तो उसी के पार्ट है ये, जो हमें बनाने में, हमें जीवित रखने में, हमें चलाने में, दुनिया को चलाने में, पेड़ पौधों को चलाने में, जीव जंतुओं को चलाने में जो अपनी भूमिका निभा रहा है, वही तो ईश्वर है। तो वो हवा भी है। हवा के बिना आप एक सेकंड नहीं रह सकते, मतलब सेकंड मीन्स चलो वो बोलने की बात होगी, लेकिन आप रह के दिखाइए। कहीं ठीक है, रोक लेंगे सांस 2 मिनट, 3 मिनट, नहीं रोक, वैसे आम आदमी नहीं रोक पाता है 1 मिनट से ऊपर। तो हवा ही तो जा रही है ना, सांस क्या है, हवा ही तो है। तो हवा को अगर आप 2 मिनट के लिए भी बंद कर दो, क्या होगा? जीवन रहेगा? नहीं रहेगा, ना इंसान का, ना जीव जंतुओं का, ना किसी का। तो इसलिए ये भी देवता है हमारे, इनको बोलते हैं वायु देवता, जल, पानी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पेड़ पौधों से ही तो हमको खाना मिलना है। या अगर जो मांसाहारी लोग हैं, वो मांस खाते हैं, जिस चीज का भी मांस खाते हैं, तो वो आगे पेड़ पौधे खा के तो जीवित रह रहे हैं। या किसी ने मान लो शेर ही खा लेना है, तो शेर भी तो कोई खरगोश या कुछ ऐसी चीजें खाएगा, हिरण हुरण, जो आगे पेड़ पौधे खाएंगे, है ना। तो ये चीजें हैं, ये इसको इन्होंने ठीक है नाम दिए हुए हैं अपने साइंटिस्टों ने, इकोसिस्टम है और फलाना है, जो भी है। लेकिन ये हमने, सनातन ने ऐसे डिफाइन किया हुआ है इनको कि इनकी जो चीज़ें आपके सस्टेनेबिलिटी के लिए, आपके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, वो ईश्वर है, उनको खराब नहीं करना कभी भी। खराब करोगे तो वो तुम्हें खराब करेगा आगे। पोल्यूशन आजकल बोलते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर, है ना, कैटेगरीज बना दी लोगों ने आज की स्टडीज़ में, मॉडर्न स्टडीज़, ये वेस्टर्न वर्ल्ड की स्टडीज़ हैं, हम वही तो फॉलो कर रहे हैं।
तो ये सारी चीज़ें मैं वो करता रहता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए अभी शॉर्ट सा रखते हैं। तो मेन तो वो था जो मैंने इंट्रो दिया था आपको, वो स्टडी परमिट वालों को। मेरा वीज़ा का तो वो नहीं है, काम नहीं है, बट एक इन्फॉर्मेशन थी, और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई किसी ने मेरी बात सुन के, खैर अभी सुनते भी कितना है, लेकिन जो भी जितना भी सुनते हैं, अगर माइंड चेंज कर लेंगे, नहीं इंडिया में रहो या स्टडी करने आओ फिर वापस चले जाओ, हमें काम की ज़रूरत नहीं है, तो मोस्टली तो यही सोच होती है ना, जो मैंने बताया। तो इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जो है ना, उसको फिर आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने डिसीजन लेने हैं। जहाँ पे भी आपने किसी भी जो इमिग्रेशन एजेंट है, जो ये कराते हैं ना, अपने इंडिया में तो खासकर पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है, भरे पड़े, चंडीगढ़ में, पंजाब में, हर शहर में, जलंधर में, लुधियाना में। तो अब इनसे जब मिले तो इन चीज़ों का ध्यान में रखें, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कोई टेक्निकलिटीज़ होती है, इनका रोज का काम है, इन्होंने कई लोगों के फाइलें बनानी है, तो उसमें फिर, लेकिन हमें ये चीज़ें खुद भी ध्यान में रखनी है कि उसमें से जो 178 फील्ड है वो निकाल दिए। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। एज पार्ट ऑफ द चेंजेस टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम, अ न्यू रिक्वायरमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2024 to be eligible for uh, ओह अब आई है शायद, नहीं। अरे यार क्या हो गया। A new requirement was introduced in 2024 to be eligible for a post-graduation work permit. International students in non-degree programs, नॉन डिग्री प्रोग्राम्स है ये ध्यान में रखना है ना, उनके रिलेटेड ये चेंजेस हुए हैं। अदर देन द बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री, ठीक है, या तो आप बैचलर डिग्री ले रहे हो, या मास्टर डिग्री ले रहे हो, या डॉक्टरल डिग्री पीएचडी ले रहे हो, तो must complete a program in an eligible field of study linked to jobs in long-term shortages such as those being prioritized under express entry। तो मतलब कि उस तरह से इसको कर दिया इन्होंने कि जो वर्क परमिट उसी को मिलेगा जिस चीज़ की इनको रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की इनको लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट रहती है, कि भी आने वाले कुछ सालों तक वो रिक्वायरमेंट अगर चलेगी, तो भी जो आज पढ़ाई करने आ रहा है, स्टडी करने आ रहा है बच्चा, वो उस फील्ड में काम कर सके, उसको जॉब मिल सके। बहुत अच्छी सोच है ना। कहने का तो बहुत अच्छी सोच है। आ, चलो ठीक है, जो भी है, अभी हम इसी पे रहते हैं। तो इफेक्टिव टुडे द लिस्ट ऑफ एलिजिबल फील्ड्स ऑफ स्टडी, जो मैंने बताया कि 119 फील्ड्स उन्होंने लाइक हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, ट्रेड, वर्क एडेड, ये ऐड किए हैं, क्योंकि पीछे कोरोना के टाइम से शुरू हुआ था ये। हेल्थ केयर वालों की डिमांड इन्होंने बढ़ा दी, यहाँ पे लोगों को 3-3 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स कराए, ताकि वो ये जो हेल्प कर सकें उसमें, टीका लगाने के लिए, इम्यूनाइजेशन में, या मतलब इस तरह के उसमें, क्योंकि जगह जगह सेंटर खोले हुए थे इम्यूनाइजेशन के, वैक्सीनेशन के। तो उसमें फिर हेल्प के लिए हेल्थ केयर वर्कर चाहिए, ये नहीं भी किसी को भी उठा के पकड़ के रख लो। तो उसमें इन्होंने बेसिक मतलब 3 महीने का सर्टिफिकेट फ्री में करा रहे थे, सरकार फंड कर रही थी कॉलेजों को, और कॉलेजों के थ्रू हो रहा था ये। तो ये 119 फील्ड इन्होंने डिलीट करने के बाद 178 फील्ड नए ऐड किए।
सॉरी, 119 फील्ड इन्होंने ऐड किए नए और 178 डिलीट किए। वही मैंने कहा ना, अराउंड 59 फील्ड, 60 फील्ड जो है वो कम हो गए। As a result of these changes, there are now 920 fields of study eligible for a PGWP. तो अब इस वजह से सिर्फ 920 फील्ड जो है वो PGWP पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। बस ये आप ध्यान में रख के अपना वीज़ा लगवाएं, अपना आगे अपनी एप्लीकेशन लगवाएं स्टडी के लिए खासकर। तो चलिए दोस्तों, मैंने अपना बता ही दिया। अब मेरा एक जो मेन जो जिसके लिए मैं ये यूट्यूब की दुनिया में उतरा हूँ, वो खैर सामाजिक चेतना और सामाजिक सोशल वर्क जिसको कहते हैं, वो तो है ही है, समाज सेवा। लेकिन उसके अलावा खैर ये भी उसी चीज़ का पार्ट है जो मैं ये बताने जा रहा हूँ। मेरा एक अभियान मैंने शुरू किया जिसका नाम है गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ। अब ये आपको मेरी अपनी अलग अलग वीडियोस में दिखता रहता है वैसे, बट ये मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ यार, नहीं तो मैंने ये स्क्रीन, चलो मैं ये बाद में लगा दूंगा इसको, वीडियो को एडिट करके उसमें ये जोड़ दूंगा, है ना। ये स्टूडेंट वर्क परमिट वाला। तो वो जो अभियान है वो दोस्तों ऐसे है कि हमारे ना एक तो जो ये खैर मेरी एवरीडे जो वीडियो होती है उसमें ये सारा क्लियर होता है, मैं अभी उसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। कि जो भी हमारी एक्टिविटी चल रही है, जो भी हमने सोच बना ली है अपनी इन्हीं पश्चिमी जगत की कारनामों से, उससे पृथ्वी को नुकसान हो रहा है। सिर्फ मटीरियलिज्म दुनिया में रह चुका है, और मटीरियलिज्म की हमारे शास्त्रों में दूर रहने की बात की गई है मटीरियलिज्म से। लेकिन हम कर रहे हैं बस आंखें बंद करके। और उसका एक एग्जाम्पल और है कि हम क्यों कर रहे हैं ये फॉलो। और अगर हम इस चीज को भी जान गए कि हम फॉलो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, पहले तो खैर हम लोग कभी सोचते नहीं है कि हम ये अंधी दौड़ का हिस्सा क्यों बने हुए हैं जो पश्चिमी जगत में छेड़ी हुई है। दूसरा, अगर हम ये समझते हैं कि अंधी दौड़ है तो हम सरसरी तौर पे कह देते हैं हाँ यार, ये भी कह देते हैं यहाँ वाले भी, मैंने देखा कईयों से जब बातचीत होती है, हाँ रैट रेस, रैट रेस बोलते हैं ये अंधी दौड़ को पैसे के लिए। तो ये रैट रेस, अंधी दौड़, ये कुछ नहीं, हमारे शास्त्रों में सिंपल कहा गया। हमारे इतने महान जो हुए हैं ऋषि मुनि, ऋषि मुनि क्या थे? साइंटिस्ट थे, वो हमारे विद्वान थे। ऋषि मुनि मतलब विद्वान कहा जाता है उनको, लेकिन वो साइंटिस्ट ही थे, वो अपने अपने फील्ड के साइंटिस्ट थे। तो उनकी वेशभूषा देखी है आप लोगों ने, उनका पहरावा देखा है, उनका रहन सहन देखा है। अगर सिंपल एक पूरी धोती सी पहनी हुई है और दाढ़ी मेरे जैसे, यानी मेरी दाढ़ी उनके जैसे लगा लो, मतलब बिल्कुल कोई दिखावा नहीं है। तो कोई क्यों? क्योंकि जब मटीरियलिज्म को हम कह रहे हैं अपने मुंह से, यानी हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं अपने मुंह से कि भी ये सही नहीं है, तो वो उसके उसके लिए क्यों फिर वो मतलब खुद का आचरण अलग और जनता के लिए अलग, तो वो सही नहीं ना होता फिर। तो इसलिए उनका आचरण भी वही था जो उन्होंने शिक्षाएं दी लोगों को, और वो शिक्षाएं उनको अंडरस्टैंड करके। मैं ये नहीं कहता कि मैंने तो भाई एक एक किताब पढ़ी है, एक एक बुक पढ़ी है,
मैंने पढ़ी है, लेकिन ऐसे टाइम पे पढ़ी है जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। पढ़ने के लिए पढ़ता था, एक धार्मिक बन के, जैसे हम लोग करते ही हैं। धार्मिक है, ये रिलीजियस है। बस वो पढ़ते हैं, पढ़ के उसका मतलब क्या है क्या नहीं है वो समझने की कोशिश नहीं करते। चाहे हम मतलब का भी, मतलब उसमें से जो इंटरप्रेटेड वर्जन भी पढ़े उस ग्रंथ का, उस स्क्रिप्चर का, तो भी हमें मतलब सरसरी तौर पे पढ़ के एक हम वो मानते हैं, यार ये तो हमारा वो है भाई, कर्तव्य है पाठ करना। पाठ को सुमिरन करो, उसका सुमिरन, सिमरन भी बोल देते हैं पंजाबी में। सुमिरन करो उसको, मतलब उसको एसिमिलेट करो अपने अंदर, क्या चीज है वो चीज करने वाली होती है। तो वो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जो एक हल होना चाहिए, अब मैंने बताया ना कि पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज़ का पता हो कि यार हम इस रेस में घुस रहे हैं, घुसे हुए हैं। दूसरा, हमें पता हो कि हम रेस में घुसे हुए हैं और ये जो अंधी रेस है इन पश्चिमी जगत की देन है, इन्होंने लगाई हुई है मूर्ख बनाने के लिए बाकी दुनिया को भी, ताकि ये लोग इन पे हमेशा राज करते रहे, मानसिक तौर पे गुलाम बने रहे। और अगर ये दो चीजें होंगी तो तीसरा हम अपने आप सामने आ जाती है क्या, कि भाई इससे बचना कैसे है। जब पता चल गया अंधी रेस है, दूसरा पता चल गया भी इनकी ये करतूत है, इनकी ये क्या बोलते हैं धूर्तता है पश्चिमी जगत की, तो फिर उसको हम करेक्टिव मेजर ले सकते हैं ना भी, कैसे उससे बाहर निकलना है, कैसे बचना है, वो हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ये, जो मुझे लगा, बहुत सोशल वर्क चलते हैं, कई तरह के चलते हैं लोग, कई तो इसलिए भी करते हैं कि यार अपने को एक उन्होंने बोलते हैं ना कि छवि चमकानी है, यार मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा बहुत नाम है, मेरे पास बहुत डोनेशनें आ रही हैं, और उसके नाम पे लोग मतलब कि बड़ा कुछ करते रहते हैं। मेरा मोटिव कुछ भी नहीं है ऐसा। मेरा मोटिव तो पैसा कमाना भी नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से बच्चे अपना कर रहे हैं, पश्चिमी जगत में आगे, वो उस चीज़ का मुझे, पहले मैं कह रहा हूँ ना भी, मुझे भी एहसास नहीं था इस चीज़ का कि ये यहाँ पे आके इन सब की जो पोलिंग ऐसे खुलेंगी कि हमारी आंखें खुल जाएंगी उससे। तो ठीक है, अब ये आगे अ, जवान बच्चे हैं तो ये अपना डिसीजन खुद लेने की एज में है। अब इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये यहाँ पे तो 16 साल को कह देते हैं हाँ भी ये अपना डिसीजन आप ले, उसको बच्चे नहीं मानते ही। हालांकि कई चीज़ों में 18 साल जैसे रखा हुआ है, स्मोकिंग और ये सब चीज़ों में, लेकिन इस तरह के मामले में, फैमिली को तोड़ने के मामले में 16 साल में बोल देते हैं अभी चल निकल बाहर, काम करना शुरू कर। भारत के लिए वो लेबर मार्केट वो हो गया, एक्सप्लॉयटेशन, बच्चे को काम पे नहीं लगाना। या थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए, इनके कंट्री के लिए 16 साल भी ठीक है, बाद में किया होगा, बट पहले जो मुझे याद है अभी, पहले ऐसे होता था कि 18 साल से कम, जो जिसको माइनर कहते हैं, माइनर को तुम लेबर जॉब नहीं करवा सकते। यहाँ सब 16 साल के बाद सब करते हैं लेबर जॉब। तो ये चीज़ें जब लगा ना कि यार कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देखनी शुरू की, भी इनके लिए अलग हमारे लिए अलग। यहाँ पे वो जो ट्रकों का हुआ था फ्रीडम मूवमेंट, उसको ऐसे कुचला इन्होंने, इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी लगा के इन्होंने कुचल दिया उसको। ठीक है, और भारत में जो किसान आंदोलन हुआ नॉर्मल सा चल रहा है अपना मजे में, ये जो मर्जी कर रहे, जो दिल में आ रहा है उनका वो कर रहे,
किसी को कुछ नहीं रोका किसी ने, करते रहे, लेकिन इनकी बयानबाजियां आती रही, तुम तो किसानों को सता रहे हो, किसी की डेथ भी होगी किसी बुजुर्ग की, वो भी उसी आंदोलन के नाम पे वो सरकार के ऊपर थोप दी, किसी की हुड़दंग करते हुए डेथ होगी वो भी सरकार के ऊपर थोप दी, सरकार ने मरवा दी। तो ये हवा देने वाले ये पश्चिमी जगत, तो मतलब इस तरह से ये चीजें जब दिखने लगी तो फिर लगा यार ठीक है नहीं ऐसा, मतलब खाने के चक्कर में घूम रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं ये कहने जा रहा था कि इसका एग्जाम्पल अभी रीसेंट एग्जाम्पल दिखने को मिला, मुझे लगता है कि जो अ, हमारा जो सरकारी तंत्र का थिंक टैंक है ना, उसको पता है ये चीज़ों का, खासकर मोदी जी को। मुझे याद है मोदी जी की उस बात को, हालांकि मुझे वो बात समझ में नहीं आई थी कि यूएन अप्रासंगिक हो गया, बेकार हो गया भाई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें मैंने उनको पहले 5 साल में कहते हुए सुना है। फिर धीरे धीरे जब देखा ये इसराइल के मामले में, वहाँ पे यूएनआरडब्ल्यूए जो एड देती है डिस्प्लेस लोगों को लड़ाई की वजह से, वॉर की वजह से, उनका जो हेल्प जाती है, एड जाती है, दुनिया की तरफ से जाती है, यूएन की जो संस्था है उसकी थ्रू जाती है उसके, वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है अभी जो लड़ाके हैं वहाँ, उनके टेररिस्ट हैं जो, उनको जा रही है। तो, तो क्या संस्था हुई भाई, मतलब यूनाइटेड नेशन संस्था ऐसे है कि तुम एक चीज का पक्ष लेके उसको करो, हाँ तुमने अगर लड़ाई को रुकवाना है तो मध्यस्थता करो ना यार, तुम तो मतलब लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे हो एक तरह से, उनको खाना पानी पहुंचा रहे हो, एक धड़े को, दूसरे धड़े को पता ही है भी वो तो अपने आप कर लेगा जो करना होगा, लेकिन दूसरा जो धड़ा जो है जो थोड़ा सा कमजोर है वो कमजोर ना पड़ जाए, वो लड़ता रहे बस, ये काम चल रहा है, लड़ता रहे बस, वही काम हो रहा है। पाकिस्तान का, बांग्लादेश पाकिस्तान को जिसको बोलते हैं ना, ये अमेरिका ने, ट्रंप ने, और इसके जो ये प्रीति पटेल और सॉरी ये प्रीति पटेल तो यूके में है, इंडियन, तुलसी गबार्ड, तुलसी गैबर्ड, गबार्ड, वही है ना, ये देखो लैंग्वेज, मतलब हर चीज का, मैं हर चीज का डिस्कस करता रहता हूँ, इनकी लैंग्वेज का जिसको इन्होंने इंटरनेशनल बनाया हुआ, तो बहुत चीजें निकल निकल के जैसे जैसे हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, ये सब चीजें सामने आती रहती हैं। लेकिन अभी फिर मैं वापस आता हूँ कि वो मुद्दा बस ऐसे ही भटकता रहता है, लंबा होता जाता है, क्योंकि चीजें इतनी है बताने वाली। दूसरा कि जो अभी लड़ाई हुई है ना, अमेरिका फट से पासा पलट गया, एक दिन पहले जो ये 9 मई को स्ट्राइक्स की इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, वहां तक जेडी वैंस उससे कुछ दिन पहले ही भारत में घूम रहा था। तो ठीक है, आपस का मामला है जी, पाकिस्तान भारत का, ये आप ही देख लेंगे जो करना होगा। जैसे ही वहां पे अटैक शुरू हुए भारत के, ओ ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, और उस दिन भी नहीं, सच अगले दिन 9 तारीख को, मुझे लग रहा है पता नहीं 7 को पहले हुआ था, फिर 9 को जब इन्होंने अटैक किया वापस, 8 को पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कोशिश की अटैक करने की, सारे नाकाम हो गए, लेकिन तो उस अटैक के बदले में जब भारत ने अगले दिन फिर अटैक किए, 13-14 जगह पे इनके एयर बेस उड़ा दिए, इनके न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिए, इनके न्यूक्लियर बम्ब उड़ा दिए, जो ये बोलते रहते थे हमारे पास पाव पाव किलो के एटॉमिक बम है, तो वो सब उड़ा दिए। और उसमें उसके बाद खासकर किराना हिल्स के जब पता चला भी, वहां पे तो भाई जलजले आ रहे हैं, इन्हीं की भाषा में जलजले आ रहे हैं। तो फिर अमेरिका कह रहा ओहो बंद करो भाई बंद करो, क्यों? क्योंकि पता चला कि इनके
F-16 और बहुत सारे, और F-35 तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान के पास नहीं है। F-16 तो पता है, और कई सारे और भी हथियार, और लग रहा है कि जैसे कोई न्यूक्लियर हथियार भी इन्होंने वहाँ पे छुपाए हुए थे, अमेरिका ने रखे हुए हैं, स्टोर करे हुए हैं। तो पाकिस्तान का हित अमेरिका से जुड़ गया। अब क्या चल रहा है? अब पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान को ये बोलते हैं कि भिगो भिगो के जूते मारने की बातें कर रहे थे, उसी पाकिस्तान को इन्होंने अभी ट्रंप ने आके अपने बुलाया, आओ आजा आजा आजा, तू तो और जैसे ही वो हमला हुआ पहलगाम में, जिसके बाद ये रिटेलिएशन शुरू हुआ, उसको $1 बिलियन का जो पेंडिंग उसको हेल्प थी पाकिस्तान को, पैकेज, वो दे दिया, फटाफट रिलीज कर दिया। तो क्या चल रहा है? मतलब क्लियर है कि इन्हीं की सपोर्ट से सारा कुछ हो रहा है। जो भी दुनिया के अंदर जहां भी कुछ हो रहा है, ये सब इन्हीं की सपोर्ट से हो रहा है। और ये चाहते हैं कि दुनिया लड़ती रहे, मरती रहे। कतर के अंदर बाद में पता चला, ईरान के साथ जब पंगा हुआ, पता चला वहां कतर में इनके एयरबेस है, इनके हथियार है। और वो कतर, अल जजीरा वाला, अल जजीरा, जो नॉर्मल इंसानों के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा करता है, पूछो मत। इस्लामिस्टों की और मार्क्सिस्टों की पूरी वकालत, फुल सपोर्ट में सारी अपनी कवरेज करता है अल जजीरा। वो अल जजीरा का हेडक्वार्टर कतर, उस कतर के अंदर यूएस के अड्डे लगा लो। तभी मैं कहता हूँ, अब क्या करोगे, है ना? फिर क्या करोगे? ये सारा कुछ है, इसलिए हमें समझने की जरूरत है। और हमारे, अगर हम इनके डॉलरों के चक्कर में ना पड़े, अपनी अपनी इकोनॉमी को अपने अपने गांव के लेवल पे स्ट्रॉन्ग करें, हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी डॉलर की। हमारी इकोनॉमी, हम अपनी प्रॉस्पेरिटी अपनी जगह पे ही हम खड़ी कर देते हैं, तो हमें इनकी क्या ज़रूरत है? हाँ, जहाँ वेपन्स की ज़रूरत है, जो फिर वही बात आगे की, क्यों ज़रूरी है रेस में, कैसे घुसे हुए हैं, किस तरह से ज़बरदस्ती घुसना पड़ रहा है इस रेस के अंदर। वो ठीक है, जब हम प्रॉस्पर अपने अपने लेवल पे, एक एक गांव प्रॉस्पर होगा, तो भारत तो गांव का देश था, पहले कहते रहते थे 10 साल पहले तक। अभी तो पता नहीं, बट अभी भी होगा। इतना थोड़ी, शहर बन तो रहे हैं, बड़े बड़े बन रहे हैं, गांव खत्म होते जा रहे हैं। तो अगर हम वही एक एक गांव को प्रॉस्पर कर दें, और सब अपना अपना कंट्रीब्यूट करें देश की, हमारे अपने डीआरडीओ देखो, और ये इसरो देखो क्या क्या कमाल कर रही है। जो हमारी जनता बाहर आके, वो हमारे पास तो इतना ज्ञान का भंडार है भाई, वेद पुराण है, सूर्य सिद्धांत है, और बहुत सारी स्क्रिप्चर्स हैं जिनके अंदर ऐसे ऐसे साइंस की चीजें भरी पड़ी हैं, जिनको हमने कभी पढ़ा ही नहीं। इन्होंने चुरा चुरा के उसको ले गए, और उसको बोल दिया हम तो ग्रीक से ले लिए, हमने ग्रीक। ग्रीक कहाँ है आज, जिन्होंने अपने 1 2 3 कैसे लिखते हैं, एक लाइन 1, 2 लाइनें 2, 3 लाइनें डाल दी 3, 4 में एक लाइन और वी डाल दिया 4। वो जिनके पास 4 5 अक्षर से बढ़कर कोई गिनती है ही नहीं, उनको बोल दिया हमने उनसे लिए हुए। ऐसे मूर्ख बनाया हुआ इन्होंने, सारा यहाँ से चुराया हुआ। लाखों करोड़ों किताबें भारत की, जो उसके पहले भी इस्लामिस्टों ने जलाई, आक्रांताओं ने, उसके बाद अंग्रेजों ने लूटी। और उन्होंने तो जला के फेंक दी, इन्होंने लूट के अपनी नॉलेज को बढ़ाया, और फिर बोल दिया कि हम तो भाई ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आए, इसलिए हम प्रॉस्परस हो गए, भारत वहीं का वहीं रह गया। भारत को कभी जरूरत ही नहीं थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। भारत जिन चीजों से काम कर रहा था, जो हमारा कैलाश टेम्पल है, वो कैलाश टेम्पल एक बहुत बड़े जो
पृथ्वी के अंदर की चट्टान को काट के, या ऐसे कह सकते जैसे 3D प्रिंटर होते हैं ना आजकल, 3D प्रिंटर, उससे जैसे प्रिंट करके तुम एन पूरा मॉडल बना के रख देते हो, वही चीज हो रखी है। और ये नहीं है कि अंदर उसके रूम्स नहीं है या गर्भगृह नहीं है या वो नहीं है, सारा कुछ है। कैसे बना दिया? बहुत टेक्नोलॉजी थी हमारे शास्त्रों के अंदर, अभी भी है, लेकिन उसको हम, वही मैं कह रहा हूँ कि हम उसकी तरफ जाएंगे तभी है ना, उससे हमको इसीलिए विमुख किया गया। जो अंग्रेज अंग्रेज जो, चलो ये बहुत लंबी बातें, मैं हर वीडियो में कोई ना कोई बात इस तरह की करता रहता हूँ, 10-12 मिनट की, 15 मिनट से कम की होती है मेरी वीडियो, तो आप उसको भी देखिए। और बाकी मुझे नहीं लग रहा कोई आया होगा, और देखो कोई मैसेज, एक तो मुझे इसमें पता नहीं चल रहा अभी नहीं आया किसी का, कोई चैट नहीं है। वेलकम टू लाइव चैट, रिमेंबर टू गार्ड योर प्राइवेसी। चलो खैर, एनीवे, तो फिर दोबारा से दोस्तों मिलेंगे आपको लाइव सेशन में। अभी तो प्रॉपर मुझे पता नहीं चल रहा किस तरह से लाइव करना है, तो इसको हम करेंगे और आगे आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे। और इसके साथ ही मेरी एक आप लोगों से अपील भी है कि कृपया मेरे काम को सपोर्ट करें। और यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये नहीं है कि भाई मैं जो अ, ये काम कर रहा हूँ, ये गांव बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान जो मैंने चलाया हुआ है, ये कोई भी आप करें, मेरा सहयोग करें, मैं तो ये कह रहा हूँ। और अगर आप लोग कोई भी इंडिविजुअल लेवल पे इस उद्देश्य से, जो ये उद्देश्य मैंने लिया हुआ है, उस उद्देश्य से कोई भी काम करे, पूरी डिटेल हम अगली वीडियो में फिर दोबारा से मैं बता दूंगा। ये फर्स्ट थी तो मुझे लगा कि कुछ पॉइंट्स, एक तो मेरे सामने वही 25 तारीख की ये न्यूज़ आई थी, तो मैंने कहा चलो ये भी एक बता देता हूँ, इमिग्रेशन से रिलेटेड, वर्क परमिट। तो दूसरा, एक मैंने ये सोचा था कि हम जनरली, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे लाइव सेशन किया है, तो भाई कोई इस तरह के क्वेश्चन ही लेंगे भी जो मेरे बारे में आप लोग जानना चाहते हो या कुछ भी है। और बस इतना ही था रखा हुआ, लेकिन चलो खैर, एनीवेज, होपफुली और लोग जुड़ेंगे आने वाले टाइम पे। और हमारी जो ये अ, बातचीत है, हमारा जो ये चिंतन मंथन है, मिल के हम सब इकट्ठे इसको चिंतन मंथन को करें, और इस दुनिया को हम एक अच्छी दुनिया बनाएं, जो हमारे सनातन की परिकल्पना रहती है। कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, और प्राणी मात्र का कल्याण। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो ये कहते हैं कि हे ईश्वर, प्राणी मात्र का कल्याण हो। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। आते रहेंगे बीच बीच में, हफ्ते में 1-2 बार। अभी फ़िलहाल मेरा जो टाइमिंग है, जो मेरी जॉब की, तो वो ऐसे है कि मॉर्निंग टाइम मेरे पास थोड़ा सा होता है, दोपहर के बाद जाता हूँ मैं काम पे। तो मॉर्निंग मीन्स आप लोगों की इवनिंग, तो फिलहाल हम इस तरह से 1-2 दिन हफ्ते में कर लिया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग जुड़ेंगे मेरे साथ, जो आप लोग सपोर्ट करेंगे मेरे को, तो एडवांस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, नमस्ते। अब इसको बंद कहाँ से करूँ?